नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो करने चल रहे हैं वो टॉपिक है यूपीएससी का सीसैट 2020 का जो पेपर है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस का सलूशन करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय लिए बिना स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कुल नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य कितने होंगे वो आपको बताना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुल कितने जीरो होंगे जब 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 इन सभी नंबर्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं कुल कितने जीरो कितने शून्य मिलेंगे। तो देखो, जीरो आपको तब मिलता है जब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो? जब सबसे छोटा नंबर 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है 10। 10 का मतलब मिलता है एक जीरो। तो एक पेयर अगर 2 और 5 का है तो आपको 1 जीरो मिलेगा। तो जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने जीरो आपको मिल जाएंगे। आपको काउंट करना 5 कितने 2 कितने हैं, जो सबसे कम होगा उतना ही पेयर बन पाएगा। चलो काउंट करते हैं। देखो, सबसे पहले 2 काउंट करते हैं। तो 2 आपके पास एक है, यहां पर ये मिला करके 3 हो गए, ये 4 हो गया, 5, 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10 हो गया। तो 2 कितने हैं आपके पास 10। ठीक है, 5 कितने हैं काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 5 आपके पास है 13। तो 13 पेयर्स तो बनेंगे नहीं, एक 2 के साथ एक ही 5 मिलेगा, तो 10 2s के साथ में 10 5 का पेयर बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो आपके पास होंगे 2 और 5 के वो हो जाएंगे 10। कितने पेयर्स बनेंगे? 2 एंड 5 के 10 पेयर्स आपके पास होंगे। तो जितने पेयर उतने जीरो, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज आपका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 10। और यही ऑप्शन आपका सही है। जिस ऑप्शन में आपको 10 दिया हुआ ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है? ये मैंने समझाने के लिए एक्सप्लेन करके पूरा ब्रेक किया, आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करोगे, जितने जीरो है डायरेक्टली काउंट कर लो। आप फटाफट देखो कि जहां 2 और 5 है बस इतना ही काउंट करो कि कौन से नंबर में कितना 2 आ रहा है और कितने 5 आ रहे हैं, उनके पेयर्स काउंट करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है कि लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर्स सच दैट p minus 2016 is equal to q plus 2017 is equal to r minus 2018 is equal to s plus 2019. Which one of the following is the largest natural number? ठीक है, अगर ये रिलेशन है पी क्यू आर एस में तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं तो उसको सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका दूसरा है, लेकिन यहां पर आप क्या काम करो कि आपको ये दिया कि भाई ये सारे नंबर आपस में इक्वल है। जितनी वैल्यू p माइनस 2016 की है उतनी ही वैल्यू q प्लस 2017 की, उतनी ही वैल्यू r माइनस 2018 की, और उतनी ही वैल्यू आपकी किसकी है? s प्लस 2019 की है। ठीक है, ऐसे तो अगर मैं आपको डायरेक्टली देखना समझाऊं तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे। देखो क्या है कि q और s तो छोटी संख्याएं होंगी। क्यों छोटी संख्याएं होंगी? क्योंकि q में कुछ जोड़ने पर और s में 2019 जोड़ने पर इन सबके बराबर आ रहा है। ठीक है, इनमें इन दोनों में तो जोड़ने पर आ रहा है, तो ये दोनों संख्याएं छोटी होंगी। p में 2016 घटाने पर इनके बराबर आ रहा है, r में से 2018 माइनस करने पर इनके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि p और r ज्यादा है, q और s कम है। तो ऑप्शन तो डायरेक्टली यहीं से कैंसिल हो जाएगा, q और s कम हो जाएंगे। अब p में से 2016 कम घटाया गया, r में से 2018 ज्यादा माइनस किया गया, तब वैल्यूज इनके इक्वल आई हैं। तो यहां से तो डायरेक्टली आंसर मेरा r हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए एक सबसे सही तरीका है कि आप क्या कर लो, इन सभी नंबर्स को आप ये मान लो कि ये सभी इज इक्वल टू है जीरो के। इन सबकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। अगर सबकी वैल्यू जीरो है तो आप फटाफट देखो, p माइनस 2016 अगर जीरो है तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2016, ये p की वैल्यू होगी। q की वैल्यू आप देखोगे तो q प्लस 2017 बराबर जीरो, तो q इज इक्वल टू माइनस 2017। यहीं से क्या हो जाएगा? r माइनस 2018 इज इक्वल टू जीरो, तो r इज इक्वल टू 2018। फिर s प्लस 2019 इज इक्वल टू जीरो, तो s इज इक्वल टू माइनस 2019, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस होगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब आप देखो q और s तो दोनों नेगेटिव नंबर है, तो ये दोनों तो है ही नहीं बड़े। पॉजिटिव में सिर्फ दो नंबर है, p और r की वैल्यू कितनी हो गई? 2018। कितनी हो गई? 2018। तो सही आंसर ये है कि इन चारों में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? r। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ़ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर। अगर आपके पास दो सीधी यानी एक 7.5 फुट की और एक 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि दो रॉड है, एक की लंबाई 7.5 फीट है, दूसरे की 3.25 फीट है। आपसे कह रहे हैं कि वो छोटी से छोटी दूरी बताओ जो इन दोनों छड़ों की मदद से नापी जा सकती है, वो कम से कम दूरी बताओ। ठीक है, तो आप देखो एग्जाम में अगर आपसे दो चीजें पूछें, अगर कम से कम या छोटी से छोटी संख्या, दूरी, लंबाई, वजन कुछ भी पूछे, जहां पर शब्द यूज हुआ हो कम से कम या छोटी से छोटी, तो आप ये समझ जाओ कि वहां पर आपको कैलकुलेट करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त आपको निकालना है उन संख्याओं का। और जब भी आपसे प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, क्या ज्यादा से ज्यादा या बड़ी से बड़ी संख्या, नंबर, लंबाई, जब ये पूछता है आपसे, तो इस कंडीशन में आपको उन नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्त निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि इन दोनों छड़ों की सहायता से कम कितनी दूरी नापी जा सकती है, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको 7.5 और 3.25 इन दोनों का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम बोला तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त निकालना है। कैसे निकालेंगे, दशमलव में है, पहले भिन्न में कन्वर्ट कर दो। 7.5 को 75/10 लिख सकते हो, 3.25 को 325/100 लिख सकते हो। क्लियर है, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 दूनाई 10, ये हो गया 15/2। और इसको आप 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 तियां 75, 25 चौका 100, ये 13/4 हो गया। क्लियर है, हर बराबर होना चाहिए तभी अंश का हम महत्तम निकाल सकते हैं, महत्तम या लघुत्तम जो भी निकालना हो, हर यानी डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए तभी न्यूमरेटर निकलेगा। यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 4 कैसे आएगा, जब यहां पर मैं 2 से गुणा करूंगा। तो जैसे ही मैं यहां पर 2 से गुणा करूंगा, वैल्यू में, मान में कोई परिवर्तन ना हो, ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 30/4 और ये वैल्यू हो गई हमारी 13/4। क्लियर है, अब इन दोनों का महत्तम समापवर्त निकालना है। तो महत्तम समापवर्त कैसे निकलेगा, हर बराबर हो गया तो 4 एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा, नहीं दिख रहा, ये लो ऊपर लिख देते हैं। तो जब इसमें ये बराबर रहेगा तो डिनोमिनेटर 4 रहेगा। क्लियर, ये इक्वल हो गया। अब बात आ रही है इसकी कि 30 और 13 इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या को सिर्फ दो ही संख्या डिवाइड कर सकती है, एक तो वह संख्या खुद यानी ये 13 से डिवाइड होगा, दूसरा इसको डिवाइड कर सकता है संख्याओं का खुदा यानी कि 1। ठीक है, तो 13 या तो खुद से कटेगी या तो खुदा से कटेगी। तो 13 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हो गए 1 और 13। 13 से 30 कटेगा नहीं, तो 30 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से। मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 30 और 13 दोनों को डिवाइड करेगा। तो इसका एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या आ गया, 1/4, और 1/4 की वैल्यू है 0.25। तो सबसे छोटी दूरी जो नापी जा सकती है वो 0.25 फीट है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका इसका ये है, अगर हम इसी छड़ को, अब ऑप्शन में जैसे देखो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता उसको ये लगता है भाई कि बड़ी वाली छड़ से 7.5 फीट नापा जाता है, छोटी वाली छड़ से 3.25 फीट नाप सकते हैं, तो सबसे छोटी लंबाई यही नाप सकते हैं, तो वो ये ऑप्शन टिक करता जो कि गलत था। ठीक, दूसरा जो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा सकता है वो ये करेगा कि भाई इसी बड़ी वाली छड़ में से 3.25 फीट यहां तक नाप लिया, फिर इसी छड़ को दोबारा रख करके 3.25 फीट फिर से वापस नाप लिया, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक कितनी, 3.25 प्लस 3.25, ये हो गई 6.5 फीट। क्लियर, और टोटल है 7.5 फीट, तो ये दूरी जो बच रही है, ये दूरी बच रही है 1 फीट। क्लियर, तो वो क्या करेंगे, फिर ये बोलेंगे हाँ अब 1 फीट की लंबाई हम नाप सकते हैं क्योंकि 1 फीट पे यहां पर मार्क हम बना लिए हैं, तो वो तीसरा ऑप्शन लगा देते 1 फीट का, ये भी गलत था। एक्चुअल में आप देखो, जब यहां पर आपको 1 फीट मिल गया, अब ये 1 फीट मिल जाने के बाद में अब यही 3.25 फीट वाली रॉड अगर आप इधर से ऐसे रखोगे तो 1 फीट यहां पर आपने कट कर दिया। ठीक है, अब ये 3.25 फीट लंबी रॉड है, 1 फीट आपने यहां पर मार्क लगा दिया, तो अब इसके बाद में 3.25 में से 1 फीट अगर मार्किंग में आ गई तो आपकी बचेगी कितनी, 2.25 फीट। इसी रॉड को अब इधर खिसकाओ, वापस से 1 फीट पहले हो गई, अब इसके बाद 1 फीट और हो गई, और फिर ये हो गई, तो टोटल कितनी बची थी 2.25, उसमें से अगले 1 फीट पे फिर मार्क बन गया तो 1.25 फीट बच गई, और फिर इसी को जब अब इधर खिसकाओगे तो ये आ जाएगी इतनी, जहां से वापस से 1 फीट, ये 1 फीट, ये 1 फीट, तो ये 1 हो गया, यहां पे क्या बचा 0.25 फीट। तो जो सबसे छोटी दूरी आप नाप सकते हो वो यही होगी 0.25 फीट। क्लियर है,
ये दूसरा तरीका था। अगर आपको ये समझ में आता तो ऐसे करो, अदरवाइज वो जो हमने बताया कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, जैसे देखिए एलसीएम एचसीएफ निकालो और उसका मेजरमेंट क्या करो, उसका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर है आपका क्या, 0.25 फीट, ऑप्शन बी। Here, this is the question. You have to find out the value of the x, right? What is given here? English medium obtained marks, average marks and Hindi medium average marks. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, बॉयज, गर्ल्स एंड टोटल. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको एलिगेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से क्या करेंगे भाई, देखो गर्ल्स का इंग्लिश में नंबर है 9 और बॉयज का कितना है 8 है, ठीक है। एवरेज इनका कितना दे रखा है 8.8, तो यहां से आप इसके नंबर निकाल सकते हैं। नंबर क्या, हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं, इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 0.2, इन दोनों का डिफरेंस 0.8, पॉइंट हटाओगे तो ये 8 और ये 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, रेशियो आ गया 4:1, मतलब लड़कियां कितनी है 4 और लड़के कितने हैं 1। अब आप हिंदी के नंबर्स का रेशियो निकाल लो। तो हिंदी में लड़कियों के प्राप्तांक कितने हैं 8 और लड़कों के कितने हैं 7। लड़कियां कितनी है 4, तो एक लड़की के 8 नंबर, तो 4 लड़की के कितने हो जाएंगे 32, और लड़कों में लड़का कितना है सिर्फ 1 है, तो 7 एकम 7। टोटल नंबर ऐड करोगे तो 32 7 कितना हो गया 39। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल संख्या। तो 4 लड़कियां 1 लड़का मिला के कितने हो गए 5, तो 39 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 35, 4 40, 5 8 40, 7.8। और ये आपका जो ऑप्शन है 7.8, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका देखिए। अब ये क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो कि इसमें लड़कियों का इंग्लिश में मार्क 9 है और हिंदी में 8 है, लड़कों का इंग्लिश में मार्क 8 है और हिंदी में कितना है 7। एवरेज जो निकाला गया है क्या, एवरेज यानी कि इनका जो माध्य निकाला गया है इंग्लिश के मार्क्स का वो है 8.8। तो देखो अगर मैं डायरेक्टली, अभी मुझे ये नहीं पता कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, कितने लड़के कितनी लड़कियां ये सब कुछ नहीं पता, तो हमने सीधा सीधा मान लिया कि चलो अगर एक लड़का एक लड़की है तो दोनों का नंबर ऐड करके 17 होना चाहिए, और अगर 2 लोग हैं तो दोनों का एवरेज कितना होगा, ये 50-50 डिवाइड होता है, तो 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 आ जाता है। लेकिन ये वैल्यू हाफ से कितना ज्यादा है 0.3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब तो हिंदी में ऐड करो, 8 7 15, 15 का हाफ किया 7.5 आ गया, तो इसका भी वैल्यू जो होगी वो 0.3 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो गई 7.8, और ये ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका राइट आंसर है। क्लियर ना, लड़कों की संख्या आपको पता है ना लड़कियों की संख्या पता है, इसके एवरेज में इक्वल मान करके हाफ से जितना एक्स्ट्रा इधर है तो हाफ से उतना ही एक्स्ट्रा इधर भी होगा। आपको ना लड़कों की संख्या निकालने की जरूरत है ना लड़कियों की। वैसे एक्चुअल में मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि लड़कियों की संख्या 4 होनी चाहिए और लड़कों की संख्या कितनी होनी चाहिए 1। तो ऐसे में आप करोगे तो 9 4 जा 36 प्लस 8 करोगे तो ये 44 आएगा, बाई 5 करोगे वैल्यू आ जाएगी 8.8। इसमें करोगे तो 4 8 जा 32, 32 प्लस 7 करोगे तो आपका हो जाएगा 39, 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू भी 7.8 आ जाएगी। क्लियर। लेकिन ये निकालने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ इतने पर ही फोकस करके देख लो। दोनों को ऐड करो, इक्वल मान के चलो, दोनों को ऐड करो, ऐड करके हाफ करो। हाफ क्यों, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल होता है टोटल को नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ऐड करके कितना आया 17, 17 का हाफ किया 8.5, तो ये वैल्यू आपकी हो गई। देखो ये क्वेश्चन जो आपको दिया है, लड़कियों के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 9 और लड़कों के 8, सॉरी हिंदी में 8, और लड़कों के कितने हैं इंग्लिश में कितने हैं 8 और हिंदी में है 7। आपको इंग्लिश का अलग एवरेज निकाला गया है और हिंदी के एवरेज की जगह पर यहां पर ये वैल्यू आपको दे दी गई है 8.8 और यहां पर इसकी वैल्यू दे दी गई है x। आपसे पूछा है x की वैल्यू बताओ। क्लियर। एवरेज देखो निकालते क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है लड़कों की संख्या नहीं पता लड़कियों की संख्या नहीं पता, हम दोनों को बराबर मान के चलते हैं, इक्वल मान के लेके चलते हैं। तो 9 प्लस 8 करोगे टोटल वैल्यू आ जाएगी 17। औसत एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है कि जो ये वैल्यू है इसको नंबर से डिवाइड कर दो। तो अगर एक लड़की और एक लड़का है तो 2 हो गए, 17 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो मतलब 17 का आधा, हाफ कितना होगा 8.5, 8.5, ठीक। एक्चुअल वैल्यू 8.8 है, दोनों का डिफरेंस निकालो तो 0.3 एक्स्ट्रा है, हाफ से 0.3 एक्स्ट्रा है, बस इतना पता है, इतना काफी है। इधर देखो हिंदी में 8 7 15 होना चाहिए, अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो यहां पर तो इसकी वैल्यू x है, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि एक लड़की एक लड़का है तो 15 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 का हाफ में करूंगा तो मुझे मिलेगा 7.5। यहां पर हाफ से 0.3 एक्स्ट्रा था तो ये भी हाफ से 0.3 एक्स्ट्रा होगा, तो यहीं पर 0.3 मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 7.8। ये वैल्यू हो जाएगी x की और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी x की वैल्यू है 7.8, यही आपका राइट आंसर है।
A man walked down the backside of his house straight 25 meters, then turns to the right and walks 50 meters again. Then the turns towards left and again walks 25 meters. If his house faces to the east, what is his direction from the starting point? ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लेते हो, इसके लिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। क्या दिया है? व्यक्ति का घर, जिसके घर का जो मुख्य द्वार है वो किधर है? पूर्व की दिशा में है, ईस्ट है। अपने घर के पीछे यानी कि वेस्ट से वो चलना शुरू करता है, 25 मीटर तक चलता है। फिर अब जब इधर से इधर चल रहा है तो ये साइड इसका राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है। अब ये राइट साइड में टर्न होता है और 50 मीटर चलता है। अब जब ऊपर जा रहा है तो ये इधर इसका राइट साइड है, इधर इसका लेफ्ट साइड है। यहां पहुंचने के बाद फिर वो लेफ्ट टर्न होता है और 25 मीटर चलता है, तो फाइनली वो यहां पर है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब आपसे कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में है, तो आप ये देखो, ये अपने घर से इसकी लोकेशन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये अपने घर से किधर है? नॉर्थ यानी कि उत्तर में है। एक्चुअल पोजीशन ये रही, तो नॉर्थ और इधर क्या है? ये वेस्ट में है, तो ये अपने घर से नॉर्थ वेस्ट में है। इसकी जो ये पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर्स इन द अबव सीक्वेंस, यानी कि विषम संख्याओं के बाद में विषम संख्याएं आती हैं, ऐसे कितने पेयर्स हैं इसमें, तो ये जस्ट आपको काउंट करके बता देना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं जिनके बाद में भी ऑड नंबर्स आया है। ठीक है, कितनी विषम संख्याएं हैं जिसके बाद में विषम संख्याएं आ रही है। तो जैसे 5 है ऑड नंबर, इसके बाद भी ऑड नंबर है तो एक पेयर हो गया। नेक्स्ट 4 आता है, वो छोड़ दो। 7 के बाद 3 आ रहा है, सेकेंड पेयर हो गया। 3 के बाद 9 आ रहा है, थर्ड पेयर हो गया। फिर उसके बाद देखो 8 आ गया, छोड़ दो। 5 के बाद 7 आ रहा है, दोनों ऑड नंबर कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। फिर 3 and 1 हो गया, 1 and 5 हो गया। अब 5 के बाद आगे 8 6 आ रहा है, छोड़ दो। 3 8 आ रहा है, छोड़ दो। 5 के बाद 5 के आगे पीछे 8 और 2 है, नहीं चलेगा। इधर 3 के पहले 4 बाद में 4 आ रहा, नहीं चलेगा। 9 के पहले 4 बाद में 6 आ रहा, नहीं चलेगा। तो कितने पेयर्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयर्स। तो टोटल 6 ऐसे पेयर्स हैं जिनके जस्ट बाद में ऑड नंबर ऐसे हैं जिनके जस्ट बाद में ऑड नंबर्स आया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि 6 है ये करेक्ट है। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके जस्ट बाद में भी विषम संख्या आई है, ऑड नंबर और उसके बाद में भी ऑड नंबर आया। तो चलो देखना शुरू करते हैं। पहला है 5 के बाद 1 आया, तो ये हो गया फर्स्ट पेयर। ठीक है, आगे चलो 7 के बाद 3 आया, तो ये हो गया सेकंड पेयर। फिर अब आप गलती क्या करोगे कि अब आप 3 के बाद आगे ढूंढोगे 9 के बाद 8 ढूंढोगे, नहीं, 7 और 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर है 3 के बाद 9 आ रहा है, दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, तो ये हो गया आपका थर्ड पेयर। क्लियर? 8 तो इवन है, छोड़ दो। 5 है, 5 के बाद ऑड नंबर आ रहा है 7, फोर्थ पेयर हो गया। 7 के बाद 2 आ रहा है, नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आपको मिलता है 3 के बाद आता है 1, ये आपका फिफ्थ पेयर हो गया। और 1 के बाद आता है 5, ये आपका सिक्स्थ पेयर हो गया। क्लियर है? अब आप इधर आओगे तो 8 और 6 नहीं है, 3 तो ऑड है लेकिन बाद में 8 आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 9 के बाद 6 आ रहा है, तो बाकी कोई नहीं है। कुल कितने पेयर्स हो गए? 6। एग्जैक्टली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। आपको बस इतना ही बताना था ऐसे कितने पेयर हैं ऑड नंबर्स के, ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके बाद में भी विषम संख्या आ रही है। ठीक है, कंफ्यूजन सिर्फ यहां पर होता और यहां पर, यही आप यहीं पर गलती कर देते। 7 ऑड नंबर है, उसके बाद ऑड नंबर आ रहा है 3 ऑड नंबर है, उसके बाद ऑड नंबर आ रहा है 9। ठीक है, वैसे ही 3 ऑड नंबर है, बाद में ऑड नंबर आ रहा है 1 ऑड नंबर है, उसके बाद में 5 आ रहा है, वो है ऑड नंबर। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए? ऐसे 6 हो गए। ये क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर और वी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। जी ए की दाईं ओर 11वें और वी के तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ द बॉयज एंड वी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। जी इज 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट एंड 3rd फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो? देखते हैं सोल्यूशन। देखो,
ए लेफ्ट से 16th पोजीशन पर है, बाएं से 16वें पोजीशन पर, तो इसका मतलब ए के पहले कितने कैंडिडेट्स हैं? 15। वी राइट साइड से 18th पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी के पहले राइट साइड में कितने कैंडिडेट हैं? 17। अब बात आती है जी की। ए से राइट साइड में ये 11th पोजीशन पर है और वी के राइट साइड में ये 3rd पोजीशन पर है। अब बस आपको ए और वी के बीच का नंबर अगर पता चल जाए तो अब आप ये बता सकते हो कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से अगर आप देखो तो ए के राइट में ये 11वें पोजीशन पर है, वी के राइट में ये 3rd पोजीशन पर है। तो अगर 11 में से 3 में माइनस कर दूं तो वी की पोजीशन मिल जाएगी कि यहां से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 8th। कौन सी रैंक हो जाएगी? 8वीं पोजीशन पर है। अब हम टोटल स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहां से यहां तक टोटल कितने हैं? 16 प्लस ए से लेकर वी तक कितने हैं? 8 प्लस वी के बाद कितने हैं? 17। टोटल ऐड कर दो, 16 8 24, 10 34, 7 41, 41। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 41 स्टूडेंट्स होंगे टोटल। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। ए 16वीं पोजीशन पर है तो ए तक तो टोटल 16 हो गए। वी इधर से 18वीं पोजीशन पर था, वी को अगर छोड़ दो तो टोटल वी के बाद वाले 17 हैं, वो 17 एज इट इज मैंने काउंट कर लिए। अब ए के बाद और वी तक कितने कैंडिडेट होंगे? तो जी तक 11 थे, यहां से जी तक 11 और वी के बाद जी 3 आता है, तो अगर 11 में से 3 निकाल दो तो वी तक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 11 में से 3 गया, बच गया 8। तो ए के बाद वी तक की जो वैल्यू है वो हो गई 8। तो हमने यहां तक 16, फिर 8 और फिर 17, ये तीनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 41। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो कभी भी ये क्वेश्चन इस टाइप के गलत नहीं होंगे। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हैं और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु कितनी है? द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 years. If all the 3 students are of the same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, then what is the age of the teachers? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको क्वेश्चन में ये दिया कि एक टीचर और 4 स्टूडेंट की एवरेज आयु, औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो अगर औसत आयु 20 वर्ष है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? एक टीचर है और 3 स्टूडेंट हैं, तो कुल 4 लोग हो गए। तो आप औसत आयु में यही टोटल 4 से गुणा कर दिया, कुल आयु वर्ष हो गया 80। फिर दूसरी चीज आपको दिया कि एक टीचर और एक स्टूडेंट की आयु का जो गैप है वो 20 वर्ष का है और तीनों स्टूडेंट की आयु कितनी है? बराबर बराबर है, इक्वल है। तो मतलब जो भी स्टूडेंट की आयु होगी टीचर की आयु उससे 20 साल ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू है 80 में से जो टीचर की एक्स्ट्रा आयु है पहले उसे माइनस कर दो। तो 20 माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 60। तो इसका मतलब यह हो गया कि अब जो आयु है वो सब में बराबर बराबर बांट दो। 80 में से 20 टीचर की एक्स्ट्रा थी तो वो टीचर को पहले दे दो। टीचर की आयु कितनी है? 20 साल ज्यादा है। किसी भी स्टूडेंट से देखोगे तो 20 वर्ष ज्यादा है, तो टीचर की एज 20 पहले, एक्स्ट्रा वाला इसे पहले दे दो। तो 20 इसको दे देने के बाद में कितने बच गए? 60। अब ये 60 सभी में इक्वली डिवाइड होगा, तो 4 लोगों में 60 को डिवाइड करोगे तो 15 इनको मिलेगा, 15 इनको मिलेगा, 15 इनको मिलेगा, 15 इनको मिलेगा। टीचर की आयु टोटल हो जाएगी 35 ईयर्स और स्टूडेंट्स की 15-15 साल। और किसी भी स्टूडेंट से गैप निकाल के देख लो, 20 साल इनका होगा। टीचर की एज आपसे पूछा तो 35 ईयर्स, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट की पूछता तो 15 ईयर्स, वो आपका आंसर हो जाता। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। कितना? 35 ईयर्स। किसकी? टीचर की आयु। शिक्षक की आयु कितनी होगी? 35 वर्ष। ये क्वेश्चन है कि 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है? हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? तो देखते हैं। देखो, हर बार क्वेश्चन में ये पूछता था कि 1 से लेकर 100 के बीच में किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में आपसे पूछ लेता था कुल कितनी बार आता है। इस बार आपसे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा। आपसे क्या पूछा कि 1 से लेकर 1 to 100 के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 एज अ डिजिट, 4 एज अ डिजिट, 4 एक अंक की तरह आता है और वो संख्याएं 4 और वह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती। तो हमने देखो पहले वो सारे नंबर्स लिख लिए जिनमें 4 आता है। 4, 14, 24, 34, 34 के बाद फिर कहा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, फिर 50 में तो आएगा नहीं, फिर कहाँ पे आएगा? 54, 64, 74, 84 और 94। ये नंबर्स हो गए। इसमें से आप वो नंबर्स कैंसिल कर दो जो 4 से डिवाइड होंगे। पहला 4 4 से कट जाएगा तो ये नहीं होगा।
24 कट जाएगा, ये नहीं होगा। 40 कट जाएगा, ये नहीं होगा। 44 कट जाएगा, ये नहीं होगा। 48 कट जाएगा, ये नहीं होगा। 64 कट जाएगा, ये आपका नहीं होगा। और फिर आपका 84 कट जाएगा, ये आपका नंबर नहीं होगा। क्लियर? ये हमने कट कर दिए। अब जो नंबर्स बचे हैं आप एक बार चेक करो कि क्या इनमें से कोई ऐसा है जो 4 से डिवाइड होगा। 14 नहीं कटेगा, 4 तियां 12 होता है। 34, 4 अठे 32 नहीं कटेगा। 41 कटेगा नहीं, 42 कटेगा नहीं, 43 कटेगा नहीं, 45 कटेगा नहीं, 46 नहीं कटेगा, 47 नहीं कैंसिल होगा, 49 नहीं कटेगा, 54 नहीं कैंसिल होगा, 74 नहीं कैंसिल होगा, 94, 4 दूना 8 1 14 नहीं कैंसिल होगा। यही काउंट कर लो, यही आंसर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल 12 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं, 4 से डिवाइड नहीं होती हैं और उनमें 4 एज अ डिजिट आता है। यही आपका आंसर हो गया 12। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, C12। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर तुरंत फटाफट आपको मिल जाएगा। निकालने का तरीका ये हमने आपको बता दिया। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए थे? अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 lakhs. इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार? और इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो आपको हो ही नहीं सकता। हमने कितनी बार बोला है कि जो वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बनाए आप जाके देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस के, परसेंटेज के, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर आता नहीं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। एक व्यक्ति ने अपनी कोई कार खरीदी X रुपीज में, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? X रुपीज। उसने अपनी कार को 3 लाख रुपए में बेच दिया। बेचने के बाद उसको लॉस हुआ कितना? 20% का। अब आपको बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइसिंग क्या थी, मतलब कितने में उसने खरीदी थी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? तो हमने आपको बोला है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो प्लस माइनस न्यूमरेटर में करना है, राइट से लेफ्ट आते हो प्लस माइनस डिनोमिनेटर में करना है। कैसे? जो वैल्यू दी है पहले उसको एज इट इज लिख लो। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, मान क्या दिया? वैल्यू किसकी? सेलिंग प्राइस की। 3 lakhs, तो 3 lakhs आप लिख लो, इनटू, अब आप राइट से लेफ्ट में आ रहे हो। राइट से किधर आ रहे हो? लेफ्ट। सेलिंग प्राइस राइट में है, आपको लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस और माइनस नीचे होगा डिनोमिनेटर में। किसका प्लस किसका माइनस? 100 ऊपर नीचे दोनों होता है, तो ऊपर 100 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में 100 में प्लस होगा, अगर ये प्रॉफिट होता तो 100 + 20 होता। लॉस है तो 100 माइनस हो जाएगा, कितना? 20। 100 - 20 करोगे वैल्यू आ जाएगी 80। अब इसी को सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से इसको डिवाइड करो तो 8 3 = 24, यहां तक। यहां पे बचेगा 660, तो 8 7 जा 8 7 56, 4 बच गया, एक और 0 मिला के 40 हो गया, तो 8 पंजे 40। इसके बाद एक 0 यहां तक कैंसिल हो गया, ये एक 0 यहां, 2 0 यहां लिख दो। 3 7 5 1 0 ये, 2 0 ये। तो टोटल उसने कितने में परचेज करी थी कार? ऑप्शन डी है आपका 3,75,000 में। 3,75,000 में कार खरीदी थी, 3 लाख में बेची, कितने का नुकसान हुआ? 75,000 का। और 75,000 3,75,000 का 20% है। आगे बात समझ में? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। सेलिंग प्राइस दिया, लिख लिया। लॉस है तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा, किस में माइनस होगा? 100 में। ऊपर कितना रहेगा? 100 एज इट इज पूरा रहेगा। ठीक है, अब आप इसी को सॉल्व कर लिया, आपका आंसर मिल गया। उस व्यक्ति ने कितने में खरीदी थी? 3,75,000 में खरीदी थी कार। सारी चीजें जो हमने आपके साथ डिस्कस करी, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे आप लाइक जरूर करिए। अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में जरूर से जरूर लिखिए और प्लीज वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सबसे जरूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।